नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, 6 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड टीजीटी मैथ्स की जो परीक्षा हुई थी सुबह, यानी सुबह वाली पाली में, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो सामान्य अध्ययन से प्रश्न बने हैं उनका हम लोग डिटेल्ड में सॉल्यूशन करने वाले हैं और देखेंगे प्रश्नों का कैसा प्रकृति रहा है और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हमें यहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है। ठीक है साथियों, और ये बहुत ज़रूरी सेशन होने वाला है आपके लिए। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और नोटबुक और पेंसिल या पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके सीखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कुछ आपके लिए खास। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा अंशदान कहाँ से आता है? देखिए, अगर ये वर्तमान शब्द नहीं जुड़ता तो पहले पहले तो क्या होता था, सबसे आपको पता है पहले भारत क्या है, कृषि प्रधान देश था। तो ऐसे स्थिति में कृषि से सबसे ज़्यादा अंशदान आया करता था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र से कितना परसेंटेज आता है, तो आपको पता होना चाहिए 54.93% जीडीपी में योगदान रहता है किसका? सेवा क्षेत्रों का। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इंडस्ट्री यानी उद्योगों से देखा जाए तो 27.13% आता है। ठीक है साथियों, इसके बाद देखा जाए सबसे कम, अगर पूछा जाता है यहाँ पे सबसे कम, तो आप क्या कहते हैं? कृषि से कितना आता है? तो 17.94% जीडीपी में योगदान रहता है किसका? कृषि का। तो साथियों याद रखिएगा, क्या हमने कहा, अगर ये पूछता घटते क्रम या बढ़ते क्रम में बताइए तो आप कैसे बता सकते? सबसे पहले आपको क्या आता, यहाँ पर आता है कृषि, बढ़ते क्रम में कृषि, कृषि के बाद क्या आएगा? उद्योग यानी इंडस्ट्री। फिर वर्तमान में क्या है देखा जाए तो वर्तमान में सेवाओं से आता है। ठीक ना, सेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कोई बता सकता है क्या सेवा का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, सेवा का मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या होता है सेवा का मतलब? जी हाँ, गुड, वेरी गुड। सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे आपका वित्तीय सेवा हो जाएंगे, रियल एस्टेट हो जाएगा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट्स हो गएगा, कम्युनिकेशन हो गया, होटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, एंटरटेनमेंट हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गुड, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। पहली बात तो ये, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ये सबको पता होगा, आंसर आप लोगों ने जान गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। बहरहाल हम जानते हैं आवृत्ति क्या होती है। देखो, ध्वनि के दो गुण होते हैं, एक तो होता है आवृत्ति, एक दूसरा होता है आयाम, यानी आवृत्ति और आयाम। आवृत्ति क्या होती है और आयाम क्या होता है? कोई बता सकता है क्या कि आवृत्ति क्या होती है और आयाम क्या होता है? देखिए, आवृत्ति क्या होती है, जो ध्वनि में पाए जाने वाले कण होते हैं, उन कणों में 1 सेकंड में जितना कंपन होगा वो क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। मेरी बात को समझिएगा गौर से, हमने क्या कहा कि ध्वनि के जो कण होते हैं 1 सेकंड में जितना कंपन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवृत्ति कहलाती है। उसका मापन किस में करते हैं? तो हर्ट्ज में करते हैं। मेरी बात को समझ गए आप? जी हाँ, गुड। आयाम क्या होता है? आयाम जो कंपन कर, यानी ध्वनि के जो कण होते हैं उनके कंपन करते समय जो उनमें विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। मेरी बात को समझ गए? यानी हमने क्या कहा, आवृत्ति क्या होती है? ध्वनि के कण 1 सेकंड में जितना कंपन करते हैं वो क्या कहलाता है? आवृत्ति। और आयाम क्या होता है? कंपन करते समय जो अधिकतम विस्थापन होता है उनके बीच में, कणों के बीच में, वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। गुड, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। हम बात करते हैं क्या अब, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा जाता है। आप सभी को पता है ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, इन आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं मेरे भाई? देखिएगा, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ऑडिबल, ऑडिबल मतलब क्या होते हैं? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे का मतलब जो 20 हर्ट्ज से लगभग 20,000 हर्ट्ज तक होंगी, ये क्या होंगी? ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जो सुनने योग्य, जो सुनाई देगा, यानी जो हमें ध्वनि सुनाई देती है वो उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अगर इसके नीचे यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगी, या फिर कहा जाए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगी। ठीक ना मेरे भाई? सुनाई देगी भी तो वो हमारे लिए क्या होगा? इरिटेटिंग होगा। ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे बात आप? गुड। हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक, और दूसरी क्या होती है? अल्ट्रासोनिक जो होती है ये तरंगे, ये होती हैं 20 किलो हर्ट्ज से, इन 20 किलो यानी अल्ट्रासोनिक। देखो, अल्ट्रासोनिक जो होती हैं ये अल्ट्रासोनिक तरंगे कह लें इसको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, या फिर कह लें 20 किलो हर्ट्ज से
अधिक होती हैं मेरे भाई, ठीक ना। यानी ये क्या होगा इसका आंसर, ये देखा जाए तो इसका अल्ट्रासोनिक तरंगों का वेवलेंथ यानी आवृत्ति इनकी कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या फिर ये कह सकता था 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होंगी, ठीक ना मेरे भाई। अगर वहीं पर तीसरी क्या होती है, आवृत्ति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था ना, एक तो ऑडिबल हो गया, एक अल्ट्रासोनिक हो गया, एक होता है क्या, इंफ्रासोनिक। मेरी बात को समझिएगा, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक आपने नाम ज़रूर सुना होगा। इंफ्रासोनिक जो होती है 20 हर्ट्ज से, यानी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, यानी ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं ये तरंगे। अच्छा ये सर इनको कोई सुन पाता है क्या, जैसे हम लोग जो ध्वनि सुन पाते हैं, यानी वो तो हमको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन जो 20 हर्ट्ज से कम होंगी उनको कोई सुन सकता है क्या? जी हाँ, उनको सुनने वाले जैसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कभी कभी आपसे ये कि इंफ्रासोनिक तरंगों को कौन सुन सकता है, तो याद रखिएगा गैंडा हो गया, हाथी हो गया और व्हेल मछली हो गई। ये सब कौन है, ये सब वे जानवर हैं जो इंफ्रासोनिक तरंगों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वहीं पर अल्ट्रासोनिक की बात कर रहे थे, जो अल्ट्रासोनिक यानी 20 हर्ट्ज से अधिक वाली, माफ़ करिएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो आवृत्ति होती है, इनको सुनने वाले जानवर कौन कौन से हैं, या इनको सुनने वाले एग्जाम्पल तौर पर जानते रहिएगा, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया और चमगादड़ हो गया और डॉल्फिन हो गया, ये सब इन तरंगों को सुन पाएंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगों कौन सुन पाएगा, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, ठीक ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो आप बात, गुड। आप सभी को पता होगा ध्वनि की, लगे हाथ बात कर लेते हैं ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापते किस में है, किस में मारते हैं, गुड, डेसिबल में, डीबी यानी डेसिबल में। याद रखिएगा इससे भी प्रश्न बने हैं। देखो सामान्य बातचीत जो होती है, सामान्य बातचीत में जो ध्वनि का जो प्रोडक्शन होता है, ध्वनि जो प्रोड्यूस होती है वो कितने डेसिबल तक होती है, कोई बता सकता है क्या? 60 डेसिबल तक। सामान्य बातचीत में जो ध्वनि, यानी हम लोग जो सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं, इससे कितनी ध्वनि प्रोड्यूस होती है, तो 60 डेसिबल की ध्वनि वो होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी उत्पादित होती है। वहीं पर जो फुसफुसाहट होती है, ये आपको लग रहा है ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ इससे प्रश्न बने, आप PYQ उठाकर देखेंगे आप यूपी PCS की परीक्षा में, तो इससे प्रश्न बने हैं। फुसफुसाहट की ध्वनि, यानी फुसफुसाहट में कितने डेसिबल की ध्वनि प्रोड्यूस होती है, तो 30 डेसिबल की ध्वनि प्रोड्यूस होती है मेरे भाई, ठीक ना। वहीं पर ये पूछा गया है, ये बार बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय कितने डेसिबल के साउंड जनरेट होती है, तो याद रखिएगा 190 डेसिबल से अधिक, 190 डेसिबल से अधिक की साउंड क्या होती है, जनरेट होती है मेरे भाई। मुझे लगता है क्वेश्चन का एनालिसिस इतना बहुत है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे जनजातियाँ हैं और यहाँ पे अवस्थिति है, यानी जनजातियों को मिलाना है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई। आप सभी को पता है मसाई जनजाति देखो कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति पाई जाती है। तो देखिए इससे मैच करते हैं क्या, इससे हमारा आंसर काम हो जा रहा है। एक आईवी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें है, ठीक है, इसमें है, यानी इसमें भी हो सकता है, तो इसका मतलब है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें और इसमें हो सकता है, ठीक है। इसमें और कोई मैच कर रहा है, हाँ C1, इसका मतलब है, देखो यहाँ पे देखो मैच करने का तरीका होना चाहिए ना पता हम लोगों को। देखो एक IV हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना तो क्लियर था हमें, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे AIV इसमें भी है, C का IV इसमें है, इसका मतलब है क्लियर है कि C का क्या होगा, 1, C का 1 हो गया, यानी बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी, और मसाई कहाँ पाई जाती है, ये देखो ये दोनों तो क्लियर है। देखो माओरी जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ये सेमाई होती है या सेमांग कहा जाता है, कहीं पर सेमाई कहीं देखने को मिलेगा, कहीं सेमांग देखने को मिलेगा, ये कहाँ पाई जाती है, मलेशिया में। साथियों हम लोग थोड़ी सी बातें ही कर लें क्या यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर चर्चा कर लेनी चाहिए हमें, कौन कौन सी और भी, जैसे आपसे पूछा जाए पिग्मी, देखो पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो बेसिन में, जो कांगो है अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है, ठीक ना, पिग्मी जनजाति, ठीक ना मेरे भाई। बुशमैन कहाँ पर पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक ना मेरे भाई। उम्मीद रखते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मसाई, अच्छा ये बताओ, अगर ये पूर्वी अफ्रीका का पूछ लिया, यहाँ पर अगर मिलान करने को दे देता पश्चिमी अफ्रीका का, तो क्या करते, याद रखिएगा पश्चिमी अफ्रीका का कौन सा होता है, कोई बता सकता है क्या, पश्चिमी अफ्रीका का फुलानी, याद रखिएगा पश्चिमी अफ्रीका का, ये पूर्वी अफ्रीका का तो मसाई हो गया, लेकिन यहीं पर पश्चिमी अफ्रीका का दे देता, पश्चिमी अफ्रीका का, तो याद रखिएगा वो कौन सी जनजाति है, तो फुलानी, कौन सी है ये, फुलानी मेरे भाई। याद रखिएगा फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में। वहीं पर पूर्वी अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है, मसाई पाई जाती है, ठीक ना। अच्छा बात कर लेते थोड़ी सी, मुझे लगता है इतना चर्चा कर ले रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बात कर ही लेते हैं। चलो तो ये बताओ बंटू जनजाति कहाँ पाई जाती है,
बंतु हो गया चाहे जूलू हो गया, जूलू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जूलू, बताओ कोई बता सकता है क्या? गुड, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है ये, ठीक ना। याद रखिएगा, बंतु हो गया चाहे जूलू हो गया, ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगर पूछा जाए ये बताओ क्या कहते हैं बोरो, बोरो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बोरो कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील में। बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील के कह लो या फिर अमेजन के जंगल में कह लो, ठीक है, अमेजन वर्षावन के जंगल में, ठीक ना। माओरी तो आपको पता है कहाँ पर होता है, माओरी देखो यहाँ पर न्यूजीलैंड में, ठीक ना। माओरी कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। वहीं पर आपसे पूछ लीजिए खिरगीज, चलो बताओ तो खिरगीज, खिरगीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुड, कौन बता सकता है? हाँ गुड, सेंट्रल एशिया में यानी मध्य एशिया में, यानी वही पांचों तान, यानी कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में, ठीक ना। ये कहाँ, उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? खिरगीज पाई जाती है। क्या बोला हमने? खिरगीज, ठीक ना। गुड। सेमांग कहाँ पर? याद रखिएगा, मलेशिया में, माफ़ करिएगा, सेमांग मतलब सेमांग कह लो या सेमाई कह लो, ये कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? दूध सागर जलप्रपात। अच्छा, दूध सागर जलप्रपात, जब जब मैं पढ़ाता हूँ दूध सागर जलप्रपात के बारे में, हर बार मैं अपने बच्चों को एक कहानी, एक मूवी बताता था। कौन सी मूवी? चेन्नई एक्सप्रेस। आप सभी ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा, तो जब शाहरुख खान उस ट्रेन से नीचे उतरता है दीपिका पादुकोण के साथ, तो जो उसमें ट्रेन के पीछे यानी ट्रेन के बैकग्राउंड में जो वो वो यानी वो जलप्रपात दिखाई देता है, वो कौन सा जलप्रपात है? वो दूध सागर ही जलप्रपात है। हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ेंगे उनको ये याद होगा। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? गोवा में। गोवा या कर्नाटक के बॉर्डर पे पाया जाता है ये। और कौन सी नदी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी कहाँ पाई जाती है? गुजरात, माफ़ करिएगा, गोवा, गुजरात, गोवा में, ठीक है। आप सभी को पता है तुंगभद्रा नदी, ये भद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, माफ़ करिएगा, वो महाराष्ट्र से रिलेट करती है ये नदी। शरावती नदी आपको पता होगा, शरावती नदी यानी कर्नाटका में बहती है, ठीक है, शरावती नदी। अच्छा, शरावती नदी पर ही तो गरसप, अच्छा लगे हम बात कर लेते हैं जलप्रपात की ओर, जलप्रपात की ना। तो चलो जलप्रपात के बारे में जान जाते हैं थोड़ी सी चीज़ें। देखो, गरसोप्पा जलप्रपात याद है? गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात कह लो या फिर इसको जोग जलप्रपात कह लो। इनका नाम चेंज होकर क्या हो गया? अब महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। ये कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटका में, शरावती नदी पर। कहाँ पर? शरावती नदी पर। कहाँ पर? कर्नाटका में, मेरे भाई, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछ लीजिए, बताओ, जब जलप्रपात पूछ ही रहा है तो हम लोग क्यों ना जलप्रपात के बारे में और देख लें। बताओ, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? एमपी में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? नर्मदा नदी पर पाया जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम, बताओ, शिव समुद्रम जलप्रपात कोई बता सकता है क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात इंपॉर्टेंट जलप्रपात मेरे भाई, कावेरी नदी कर्नाटका में, ठीक है, कावेरी नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में मेरे भाई, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछ लीजिए चूलिया जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है ये, यूपी में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, आयोग की परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पर बहती है मेरे भाई? एमपी में, ठीक है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है ये? चंबल नदी पर, एमपी में, ठीक है मेरे भाई। हुड्रू की बात करते हैं, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा, हालांकि देखा जाए तो ये उड़ीसा में बहती है, लेकिन ये जलप्रपात कहाँ पर है? ये आमतौर पर इसका मेजर हिस्सा कहाँ पर बहता है स्वर्ण रेखा नदी का? तो उड़ीसा में। लेकिन इसका जो ये हुंड्रू जलप्रपात है कहाँ पर? ये झारखंड में है, ठीक ना। आपको पता होगा यार, देखो क्या कहते हैं वो, आपको जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम पता होगा तो वो आपने जरूर जानते होंगे। देखो, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। अगर नदियों का क्रम याद होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। कौन सी? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी, ठीक ना। ये सब नदियों का क्रम है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। कहाँ पर ये सब बहने वाली नदियाँ हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। शरावती नदी के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, हुंड्रू हो गया क्या? हुंड्रू हो गया। अब कौन सा एक और देख लेते हैं। अच्छा बताओ, चचाई। ये देखो, यहाँ पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन एसएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? ये बीहड़ नदी में। बीहड़ नदी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, बीहड़ नदी में ये है, ठीक है ना। चित्रकूट जलप्रपात, देखो चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर है ये। हमारे बच्चों को याद होगा, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे उनको ये सब बहुत डिटेल्ड में और एकदम मैपिंग बना के उनको याद करवाया जाता था। याद करो, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात बताओ बच्चों कहाँ पर? वाराही नदी। गुड, वाराही नदी पर। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक ना मेरे भाई। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर? कर्नाटका में। आगे बात करें, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है? बताओ, ज्वार को, बाजरा को, रागी को, कोदो को। देखो इसका आंसर क्या होगा, ज्वार। दरअसल ज्वार जो है ना फसलों का, दरअसल इसको जिस तरीके से फसलों का ऊँट मतलब क्या, ऊँट से मतलब क्या समझते हो? यानी ऊँट क्या है, कम पानी में भी, यानी बिना रेगिस्तान, आपको पता है रेगिस्तान का जहाज क्या है, ऊँट है। ऊँट जो है बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो वही हाल ज्वार का है। ज्वार जो है ना ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइवल है, कर लेता है, यानी इसका प्रोडक्शन बहुत कम पानी में भी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ज्वार होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इसका देखो, इसका आपके पास एनालिसिस करने से इसका आंसर मिल सकता था, अगर आप थोड़ा सा सोच लेते तो आपको मिल सकता था यहाँ पर। हालांकि देखा जाए तो ये क्या है, सभी क्या कहते हैं इसको, मोटे अनाज हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किया गया है? जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए गए जाते हैं, वनस्पति, सभी जीवधारी, फसलों की विविधता, जंतु। देखो जैव विविधता का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की सर्वाधिक विभिन्नताएं जो होती हैं वही जैव विविधता होती है। मेरी बात को समझिए, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में या किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों में विविधता क्या होगी, वो जैव विविधता कहलाई जाएगी। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा, अच्छा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सभी जीवधारी। अच्छा बात करते हैं जैव विविधता। अगर पूछा जाए जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर? मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आपसे पूछा जाए जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पर या कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर? तो याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी मेरे भाई, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। क्योंकि आपको पता है भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। जब यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे क्या होंगे, जीने लेंगे, तमाम प्रकार के पौधे आ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, तमाम प्रकार के क्या होगा। अच्छा आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ढेर सारी झाड़ियाँ उगाती हैं ना। पता नहीं आपने जो ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे कीट पतंगों को देखेंगे ऐसी स्थिति में जो कभी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा पर। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। देखो क्वेश्चन ऐसे बने, एक बार किसी परीक्षा में ऐसा प्रश्न बना था कि जैव विविधता घटता है, कब घटता है? जैव विविधता अगर आपसे पूछा, ये बताओ कि जैव विविधता घटता है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर। मेरी बात को समझिएगा, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखो क्या कहना है चाह रहा है। देखो क्वेश्चन अपनी बना रहे हैं अब। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बढ़ता है, कब बढ़ता है? ऑप्शन दे दिया, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, अब यहीं पे ऑप्शन बी कह दिया क्या, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर, ऑप्शन सी आपसे पूछ लीजिए कि नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने पर। ऑप्शन डी दे दिया जाए कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाने पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मेरे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, कब बढ़ता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर। इसका मतलब समझो, से भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा से सर ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ऐसे बढ़ रहे हो या फिर ऐसे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर बढ़ने पर क्या होगा, जैव विविधता बढ़ेगा घटेगा? याद रखिएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तो अब क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ ध्रुवों से अगर आप इधर की तरफ आते तो आप कहते सर बढ़ता तब, ठीक ना, तब तो बढ़ता। लेकिन मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, हाँ ये आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक ना, इसका आंसर ये होगा। कहोगे सर ये भी तो वही हाल है, देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो भी तो जैव विविधता बढ़ेगा। देखो मेरी बात को समझिएगा, हम क्या करें, ये देखो नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल ये हो गया, हम नॉर्थ पोल से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, देखो अब तो जैव विविधता बढ़ रहा है कि नहीं।
जब यहाँ पे पहुँचा कहाँ पर, ये भूमध्य रेखा पर, तब तो यहाँ पर सर्वाधिक हो गया, लेकिन भूमध्य रेखा से अब साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, साउथ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये पूछता पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तब का क्या बताते तुम, ये बताते या ये बताते। ठीक ना मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, भूमध्य रेखा से सॉरी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर इसका आंसर यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, गुड। देखो प्रश्न, देखो कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार होना रहना चाहिए। ये प्रश्न जो है आयोग के फेवरेट प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हॉटस्पॉट की। जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। देखो हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं कितने, 35। विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट हैं, लेकिन भारत में कुल कितने हैं, भारत में केवल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। मेरी बात को गौर से याद रखिएगा, हमने क्या कहा, विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 35 हॉटस्पॉट हैं। वर्तमान में भारत में देखा जाए तो कुल कितने हैं, 4 हैं। भारत में 4 ही पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, देखो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में कौन है, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा कहाँ है, इंडो वर्मा क्षेत्र जो है, इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र जो है वहाँ पर। और तीसरा जो है पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, आपने जरूर नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर। और सुंडालैंड, सुंडालैंड यानी जो आपका वो नॉर्थ ईस्ट देश है सुंडालैंड। ठीक है, यहाँ पर यानी एशियन कंट्रीज़ जो हैं, माफ़ करिए नॉर्थ ईस्ट बोल रहे थे, आसियान कंट्रीज़ के तहत यानी सिंगापुर होगा, मलेशिया होगा, ऐसे वाले क्षेत्रों में यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक ना, यानी ये हॉटस्पॉट क्षेत्र होता है वो। भारत में कुल कितने हैं, 4, यही चारों याद रखिएगा। हो सकता है इसमें पूछ ले इन चारों में से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और बात कर लें क्या यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, चलो हम उसको आगे देख लेते हैं, नहीं देख ही लेते हैं। ये बताओ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया है, तो जैव विविधता शब्द, देखो पारिस्थितिक विज्ञान की बात कर रहे हैं हम। पारिस्थितिकी विज्ञान में सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया है वाल्टर जी रोजन ने, वाल्टर जी रोजन ने, वाल्टर जी रोजन ने, वाल्टर जी रोजन ने कब दिया था, 1985 में। आप सभी को पता है वाल्टर जी रोजन ने कब दिया है ये, 1985 में। और याद एक बात और रखिएगा याद, जो बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले परिभाषित कब किया गया, तो 1992 में। याद रखना, हम क्या कहा, ये पूछा गया सवाल है, बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया गया था कब, 1992 में। 1992 का जो हुआ था रियो सम्मेलन, रियो समिट हुआ था ना, रियो समिट यानी ब्राज़ील में, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में समिट हुआ था, इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसी में ही बायोडाइवर्सिटी शब्द को सबसे पहली बार परिभाषित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है क्वेश्चन एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं भाई, ये तो हर कोई आंसर बता सकता है ना। हम यहाँ पर आंसर जानने के लिए नहीं है ना, एकत्रित हुए हम लोग किस लिए, हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहें और ध्यान से इसका एनालिसिस करें और नोट डाउन भी करते रहें साथ साथ में। देखो क्या है, MA यानी माँ, MAA माँ, देखो याद रखना माँ, ये वाला जो है इसका आंसर क्या होगा, स्तनपान। MA क्या होगा, स्तनपान से, स्तनपान को बढ़ावा देना। यानी A का किस में आएगा, A का 2 में आएगा। देखो A का किस में है, 2 में, इसमें नहीं होगा, या इसमें होगा या इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है सुमन MPC कार्ड, MPC कार्ड क्या होगा इसका, देखो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि मैं इतना आंसर चेक नहीं किया भाई। वो बताने को मैं बता सकता हूँ इधर ढूंढ कर, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं, आप लोग देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान भारत में कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना मेरे भाई 2001 में, 2001 में। अच्छा क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान ये 6 से 14 वर्ष को बालकों को मुक्त शिक्षा की बात करता था। ये क्या, 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुक्त शिक्षा, मैंने मुफ्त शिक्षा की बात करनी, फ्री एजुकेशन की बात कर रहा था। ठीक है, आप सभी को ये करता था, मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको 2016 में ना, इसको 2016 में, माफ़ करिएगा 2018 आई थिंक था, 2018 ही है, कन्फर्म है। 2018 में क्या हुआ, इसका विलय कर दिया गया, किसमें, समग्र शिक्षा अभियान में, यानी समग्र शिक्षा अभियान में। 2018 में इसको समग्र शिक्षा अभियान में क्या किया गया, विलय कर दिया गया। ठीक ना, 2018 में, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है, बताइएगा। निम्नलिखित, सॉरी, किस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित, यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। बताओ व्यक्ति की स्वतंत्रता किस में निहित होगी, अधिकार परीक्षा में, अच्छा, परमादेश में नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
प्रतिषेध में, याद रखा किस में होगा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी क्या होगा, हैबियस कार्पस। आप सभी को पता है रीट, अभी इसका आंसर बता रहे हैं क्यों होगा, मेरी बात को समझिएगा। रीट आप सभी को पता है, रीट आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक ना। कुल 5 प्रकार के रीट जारी करती है न्यायालय। आप सभी को पता है वो कौन कौन से नाम हैं, आप देखो याद नाम रखिएगा जरूर से। क्या नाम है, हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस। ये दूसरा क्या हो जाएगा, मैंडमस, मैंडमस, ठीक है मेरे भाई, मैंडमस यानी क्या होता है, परमादेश होता है ना उसको, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है ना। और चौथा क्या होता है, सर्टियोरैरी, सर्टियोरैरी, सर्टियोरैरी यानी क्या होता है, उत्प्रेषण। और पांचवा क्या होता है, कौन बता सकता है, गुड, क्यू वारंटो। तो आप लोग बता लिए यार, गुड, वेरी गुड। क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपने यूपीएसआई की परीक्षा दी होगी पिछली बार तो उसमें ये पूछा गया था, निम्न में से क्रम पूछा था, इनका क्रम ही यही है, ये क्रम याद रखिएगा मेरे भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, आपको अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। हमने क्या कहा, हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यू वारंटो, इनका क्रम याद रखना है आपको, ठीक ना। ये तो सबको याद रहता है लेकिन सब उल्टा फुल्टा याद रखते हैं, तो आपको याद रखना है क्या, क्रम, हैबियस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्यू वारंटो, ठीक ना। हैबियस कार्पस मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और मैंडमस का मतलब क्या होता है, परमादेश, हम आदेश देते हैं, परम आदेश, ठीक है। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध की बात करता है, यहाँ पर सर्टियोररी की बात कर रहा है, मतलब क्या, उत्प्रेषण की बात कर रहा है। हालांकि ये यहाँ पर डिटेल हो जाएगा समझाना, क्यू वारंटो तो आपको पता है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए जो हाई कोर्ट है द्वारा कौन सी रीट जारी कर, व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बंदी को जो प्रत्यक्ष किया जाए, सशरीर उसको उपलब्ध कराया जाए, ठीक ना। ये इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। आगे बात करें, गुड, बात करते हैं क्या, वो क्रम याद रखिएगा प्लीज़। नीचे दी गई फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है, मोटा अनाज बताओ, मोटा अनाज कौन सा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए कौन सा, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आप सभी को पता है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो कोई बात ही नहीं थी, आपको पता ही था ये चीज़। लेकिन मेरे भाई मोटा अनाज एक्चुअल में होता क्यों है, मोटा अनाज आखिर होता क्या है, मोटा अनाज किसे कहते हैं। देखो जो सर्वाधिक मोटा अनाज वही होता है जिसमें सर्वाधिक फाइबर होते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा या पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, फाइबर सबसे ज़्यादा हो उसमें, और पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, और जो सबसे सुपाचन यानी जो पाचन करने में सबसे ज़्यादा जल्दी यानी सबसे सुपाच्य हो, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, जिसमें पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा। अच्छा याद रखना, एफएओ यानी फूड अथॉरिटी, ये क्या था यार, एफएओ यानी एक संस्था नहीं थी, ये इंटरनेशनल संस्था है ये एफएओ। ये एफएओ द्वारा क्या होता है कि इसको 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, बाजरा वर्ष याद रखिएगा मेरे भाई। हमने क्या कहा, एफएओ द्वारा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। एफएओ का मुझे याद नहीं आ रहा, इसका फॉर्मेशन देख लीजिएगा, इसकी स्थापना कब होती है, और क्या इसको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है क्या, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो मोटे अनाज में आपको पता है कि क्या होता है, कि मोटा अनाज यानी ज्वार, ज्वार का मतलब क्या होता है जी, स्वारगम, सौरगम, ठीक है, ज्वार का मतलब सौरगम हो गया। और क्या होता है, बाजरा, बाजरा का मतलब क्या होता है, मिलेट्स, आपने मिलेट्स, ठीक है। और रागी, रागी देखा है कि नहीं आप लोगों ने, सच सच बताइएगा, यानी फिंगर मिलेट्स होता है ये। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ जाकर आज गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, यानी ये सब क्या चीज़ें हैं, ये मोटे अनाज हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गेहूँ। देखो इनको पानी की कम आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, ज़्यादा बात हो जाएगी उसमें। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया। देखो ये इसका आंसर क्या होगा, वियतनाम। दरअसल हुआ क्या कि वियतनाम में ना मृत्यु दर लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और वहाँ पे वो वृद्धजनों की संख्या अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है। इसलिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी आप तमाम बच्चे पैदा कर सकते हैं। तमाम बच्चे मतलब आपकी इच्छा पे, स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो चलिए, अरे वियतनाम की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप लोग भी ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये आर्टिकल 51 सूची का मिलान करना, बताओ आर्टिकल 51, ये तो सबको पता है, बताओ मूल कर्तव्य से
मूल कर्तव्य से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता की बात करता है। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत, मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, बताना। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, बताओ, कोई बता सकता है क्या। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। डूरंड कप किससे संबंधित है, गुड, फुटबॉल से। क्या बात है, चलो फुटबॉल की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। अच्छा ये बताओ, फुटबॉल से क्या अन्य कोई भी कप या उससे ट्रॉफी संबंधित है क्या। हाँ, याद रखना, फुटबॉल से बहुत सारी ट्रॉफियाँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ कौन कौन सी है, देखो डूरंड तो हो गया ऊपर, ठीक है। आपने याद रखिएगा रोवर्स कप, रोवर्स कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रोवर्स कप आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन रोवर्स कप कहाँ पर, ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। अगर पूछा जाए बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है मेरे भाई, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना। सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है मेरे भाई, ठीक ना। ये लिख लीजिएगा जरूर से। फुटबॉल से कौन कौन से, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये किससे संबंधित है, इसी से है, फुटबॉल से है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉकी से, बताओ हॉकी से आगा खां कप, लिख दें कि आपको बोलने, बस याद रखिएगा आगा खां कप, आगा खां कप, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। आगा खां हो गया, नेहरू ट्रॉफी कह लो, नेहरू ट्रॉफी हालांकि और भी खेलों से संबंधित है, लेकिन नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर भी, इसमें भी दी जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्या, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉकी से संबंधित कौन सा है, ये एसएससी की जैसे एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से। आमतौर पर ये लोग पोलो या इससे मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। क्रिकेट से तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि क्रिकेट इतना फेमस है। बताओ कौन सा, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी किससे हैं, क्रिकेट से हैं, है ना, याद आया। देवधर ट्रॉफी हो गया, चाहे सीके नायडू हो गया, चाहे ईरानी ट्रॉफी हो गया, चाहे रणजी ट्रॉफी हो गया, चाहे दलीप ट्रॉफी हो गया, ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ पॉज करके लिख लीजिएगा जरूर से, ठीक ना मेरे भाई, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछ ले, ठीक ना, याद रखिएगा। बास्केटबॉल, अच्छा ये बताओ, चलो ऐसे भी तो प्रश्न बन सकते हैं। ये बताओ बास्केटबॉल से कौन, अच्छा माफ़ करिएगा, बास्केटबॉल से बताओ कौन सा ट्रॉफी संबंधित है, विलियम जोन्स ट्रॉफी, याद रखिएगा विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ट्रॉफी, विलियम जोन्स ट्रॉफी किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है मेरे भाई, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेनिस से, याद रखिएगा टेनिस से संबंधित कौन सी है ट्रॉफी, डेविस ट्रॉफी, डेविस कप, ठीक है। डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अच्छा बैडमिंटन से बताओ तो, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से बताओ, बैडमिंटन से उबेर कप, याद रखिएगा बैडमिंटन संबंधित ट्रॉफी कौन, उबेर कप हो जाएगा, चाहे चड्ढा, ये एक चड्ढा ट्रॉफी है, ये पूछा जाता है, चड्ढा ट्रॉफी, चड्ढा कैसे लिखा जाएगा यार, चड्ढा, ठीक है। चड्ढा ट्रॉफी किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। चड्ढा और उबेर किससे संबंधित है मेरे भाई, ये बैडमिंटन से है, ठीक ना, बैडमिंटन से है। अच्छा, जब खेल से प्रश्न बन सकते तो एक बात बताओ, मुझे तो लग रहा है इनसे संबंधित प्लेयर्स से भी पूछ सकते हैं, यानी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे आपसे पूछ लीजिए, बताओ बेसबॉल, बेसबॉल से कितने, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा 9, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं 9, ठीक है। यहीं पर पूछ लीजिए पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं 4, लेकिन याद रखिएगा वाटर पोलो कर देगा तो, वाटर पोलो, माफ़ करिएगा वाटर है ये, वाटर पोलो में संबंधित कितने हैं, वाटर वाटर पोलो से 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई, बताओ, खो खो तो आप लोगों ने बहुत खेला होगा बचपन में, कितने होते हैं 9, क्या बात है, गुड। वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में बताओ, वॉलीबॉल में कितने होते हैं 6, याद रखिएगा वॉलीबॉल में कितने होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा कबड्डी, ई जगह अगर नहीं बता पाया तो समझ लो बेकार है, कबड्डी में कितना, बेकार है मतलब, जस्ट जोकिंग, कबड्डी में कितने होते हैं 7 होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। बास्केटबॉल में बताओ, बास्केटबॉल, अच्छा वही बास्केटबॉल जो आपने आमतौर पर मूवीज़ में देखा होगा, हाथ से उठाकर वो बॉल में फेंक देते हैं बास्केट में, बताओ कौन सा होता है, इसमें कितने होते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। वाटर पोलो में 7 होते हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा पूछ लीजिए, सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा रग्बी, रग्बी एक ऐसा खेल है जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना मेरे भाई, 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जो नहीं याद होगा आप ज़रूर से लिख लेंगे प्लीज़। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 14, फतेहपुर सिकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई थी, बताओ। ये पंचमहल था मेरे भाई, ये कौन सा है, पंचमहल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पंचमहल। क्वेश्चन नंबर
15 क्या कर रहा है, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन विनिमय से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया था? देखो ये क्वेश्चन करंट से भी बन जाते हैं, तो याद रखिएगा कब किया गया था, 20 अगस्त 2025 को। देखो करंट से बना हुआ क्वेश्चन है। आमतौर पर देखो आपको जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ही आए, ठीक है। जो करंट क्वेश्चन है उसको आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, पिछले 6 महीनों को, 7 महीनों का, 10 महीनों का, 12 महीनों का आपको पढ़ना पड़ेगा करंट। इसके लिए तो आप तैयार रहें। जरूरी नहीं कि आपको 30 क्वेश्चन दिया तो 30 क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है ये, अच्छा क्रांतियाँ हैं, यहाँ पे दे रखी क्रांतियाँ हैं, और ये क्रांतियाँ किससे संबंधित है आपको याद होना चाहिए। आप सभी को पता है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। यानी एक का थ्री देखो किस में दे रखा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। यानी इसमें हो सकता है, इसमें, इसका आंसर कौन सा हो सकता है देखते हैं। आप सभी को पता है हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति किससे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक ना, याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है ना, ये यही। नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में थे और भारत में कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। डी टू का केवल इसमें है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर ये है। तो साथियों नीली क्रांति, आप सभी को पता नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, और पीली क्रांति किससे है, तिलहन से। अच्छा लगे हाँ थोड़ी सी क्रांति की भी बात कर लेते हैं। ये बताओ गोल क्रांति पूछा जाए, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से, है ना, आलू से, ठीक है, याद रखिएगा। सुनहरी क्रांति, अच्छा देखा जाए सुनहरी क्रांति अगर पूछा, देखो इसका जूट भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, फल भी मिलेगा, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सुनहरी क्रांति तो आप जूट या फल जो उसमें से हो आप उसको कर लीजिएगा, हालांकि दोनों तो नहीं देगा, ठीक है। और ये गोल्डन क्रांति देगा तो जूट कह लीजिएगा वहाँ पर, सुनहरी देगा तो फल कर सकते हैं आप, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा अमृत जोड़ो क्रांति किससे थी, अमृत क्रांति, माफ करिएगा, अमृत क्रांति किससे थी, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थी, नदी जोड़ो परियोजना से, याद रखिएगा मेरे भाई, ये करंट क्वेश्चन है ये सब। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। पूछा जाए गंगा क्रांति, देखो ये बढ़िया सवाल है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है। आमतौर पर लोग सोचेंगे ये नदी से, गंगा नदी से साफ सफाई से होगा, लेकिन नहीं, याद रखिएगा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना। ये किससे संबंधित, गंगा क्रांति किससे संबंधित थी, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के अंदर सदाचार सदाचार की भावना का उत्पादन करना, यानी उत्पादन मतलब भावना, सदाचार की भावना को लाना, ये किससे संबंधित है, तो ये गंगा क्रांति से संबंधित है, ठीक ना मेरे भाई। हम बात करते हैं काली क्रांति, बताओ काली क्रांति किससे है, पेट्रोलियम से है, पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है ये। लाल 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 टमाटर, लाल टमाटर लाल टमाटर या फिर कह लो मांस उत्पादन से है, ठीक ना मेरे भाई। लाल क्रांति किससे संबंधित है, या फिर टमाटर से कह लो या मांस से। अच्छा पूछा जाए रजत क्रांति, बताओ जिसकी जनक कौन मानी जाती हैं, कौन, रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी थी, ठीक है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये अंडा, ठीक ना, अंडा उत्पादन से संबंधित है। अच्छा गुलाबी क्रांति पूछ लें तो, गुलाबी क्रांति तो झींगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका आंसर जो होगा आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार है, गाजर घास या इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। देखो ये जो घास है ना ये पाई जाती है अमेरिका में, यह बहुत ही खतरनाक घास होती है ये। इसका आंसर क्या होगा, पार्थेनियम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पार्थेनियम, पार्थेनियम कहा जाता है, ठीक ना। ये खरपतवार होती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। बथुआ तो आपको पता है साग होता है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पार्थेनियम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दा सर्वप्रथम, देखो ये तो आपको पता ही होगा, कर्पूरी ठाकुर। देखो कर्पूरी ठाकुर ने, देखो कर्पूरी ठाकुर कौन है, कर्पूरी ठाकुर को आप सभी को पता है 2024 में भारत रत्न मिला है। किसी को पता है क्या, भारत रत्न मिला है, ठीक नहीं मेरे भाई। लेकिन याद रखिएगा इन्हें मरणोपरांत मिला है। अच्छा इन्हें क्या कहते हैं, जननायक, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, ठीक ना, जननायक। इन्होंने ही तो 1970 के दशक में, यानी 1970s के दशक में शायद वो शराबबंदी के लिए सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाया था। कर्पूरी ठाकुर ही थे वो, बिहार में सबसे पहले शराबबंदी पर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया था। और ये बिहार के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, आप सभी को पता है। और ये जननायक भी इन्हें कहा जाता है। और याद रखिएगा 2024 में मरणोपरांत इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करें। अच्छा यहाँ पर कुछ बात और कर लेते हैं क्या।
अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बात कर लेते हैं, घास की बात हो रही थी, थोड़ी सी घास की चर्चा कर लेनी चाहिए हमें, ठीक है। हाँ हाँ गुड, थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलो बात करते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, गाजर यानी घास, घास की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो घास, यहाँ पे जब घास शब्द दे रखा तो मुझे लगता है कि घास से भी कुछ सवाल हो सकते बन जाए, तो याद रखिएगा सवाना, सवाना घास के मैदान, गुड। और कौन सा, सवाना, गुड, सवाना। चलो ठीक है, सवाना, सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाया जाता है, ये वेनेजुएला, वेनेजुएला। ये कहाँ पर है ये, साउथ अमेरिका का साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। और लानोज घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, लानोज, लानोज घास के मैदान भी पाए जाते हैं कहाँ पर, वेनेजुएला में, वेनेजुएला कह लो, और कोलंबिया में भी पाए जाते हैं इसके, ठीक है। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया। और प्रेयरीज के, याद रखिएगा प्रेयरीज घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। और पंपास, बताओ पंपास घास के मैदान कहाँ पर, ये अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, ठीक ना। याद रखिएगा हमने क्या कहा, पंपास, पंपास घास के मैदान कहाँ पर जाते हैं, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना कह लो या फिर, और इसके बगल में एक देश है ना उरुग्वे, उरुग्वे पराग्वे, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है, ठीक ना मेरे भाई। याद रखिएगा वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड, ठीक है। डाउन्स, अच्छा बताओ डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक ना मेरे भाई। और कैंटरबरी, कैंटरबरी या कैंटरबरी ऐसा कुछ है, कैंटरबरी या कैंटरबरी है, ये कहाँ पर, न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, कहाँ पर, न्यूजीलैंड में। स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान ये तो यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप और एशिया के भागों में, यूरोप और एशिया के भाग में पाया जाता है, ठीक ना, यूरेशिया में। अच्छा कोई बता सकता है क्या, पटाना, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पटाना, पटाना घास के मैदान कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, श्रीलंका में, ठीक है मेरे भाई, श्रीलंका में। आगे बात करते हैं, ये हो गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्ताओं संस्थाओं का विरोध किया, बताओ किसने किया था। आप सभी को पता है स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का, ये क्या नाम है, भीमराव अम्बेडकर, पता है आप सभी को, विकेंद्रीकरण के खिलाफ थे, कि उनको ये था कि इनका ये था कि लोगों को शहर की ओर जाना चाहिए, ठीक है, शहर की ओर विकास करना चाहिए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी क्या है, गाँव की ओर, गाँव की ओर का ये विचार देते थे। ऐसे में स्थानीय स्वशासन के विरोध करते थे कौन, ये, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जाना चाहिए था, इसके विरोध में थे, ठीक है, अम्बेडकर। नहीं देना चाहिए, इसके पक्षधर थे, माफ़ करिएगा, इसके पक्षधर थे भीमराव अम्बेडकर। बौद्ध संगीति की बात करते हैं, चलो बताओ। प्रथम, ये तो सबको पता है, आई थिंक जो भी हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ता है उसको जरूर से पता होगा, ये सबसे पहले तो यही याद करता है वो। बताओ कौन सा होगा, प्रथम का क्या होगा, प्रथम कहाँ पर होता है, राजगिरी में। कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन हट गया है, लेकिन याद रखिएगा पहला कहाँ पर होता है, ये राजगिरी में, ठीक है। पहला कहाँ पर होगा, पहला कहाँ पर, राजगिरी में, ठीक है, पहला कहाँ पर, राजगिरी में। और कौन शासक था, अजात शत्रु, कौन था, अजात शत्रु, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, 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 ठीक है, इसके ये थे। और दूसरा कहाँ पर था, वैशाली में, दूसरा कहाँ पर, वैशाली में। और इसके किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा यहाँ कौन था, अध्यक्ष साबक मीर, साबक मीर था, ठीक ना। और यहाँ पे तीसरा कब कब था, ये पाटलिपुत्र में, कहाँ पर, ये माफ़ करिएगा कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। यहाँ पर किसके काल में, तो अशोक के काल में, अशोक के काल में। यहाँ पर इसका कौन था, ये मोगलीपुत्र था, मोगलीपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा कब हुआ था, माफ़ करिएगा कहाँ पर हुआ था, यानी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ पर, ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क के समय में। यहाँ पर शायद वसुमित्र अध्यक्ष थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऊँट का कुबड़ बना होता है कॉर्टिलेज का, लिम्फ का, वसा ऊतक का, कोलेजन तंतु का। देखो ऊँट का जो कुबड़ होता है ये वसा का बना होता है, फैट होता है इसमें, ठीक ना। वसा क्या होता है, टिश्यूज़ का होता है ना, फैटी टिश्यूज़ होता है इसमें। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। याद रखना, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमने पिछले स्लाइड में किसी ने बताया था, वाल्टर जी रोजेन 1985 में, ठीक ना। जैव विविधता शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया गया था कहाँ पर, याद रख रहा, कहाँ पर, रियो सम्मेलन 1920 में, ठीक है, 1992 में, माफ़ करिएगा 1992 में। आगे बात करते हैं,
षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, षष्ठभुज जो होता है इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता होगा तो याद रखिएगा विकर्णों की संख्या। हालांकि अगर ये डिटेल्ड क्लास होती तो मैं इसको बिना फॉर्मूले के ही बता सकता था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बिना बताने से लंबा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है ये n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, इस फॉर्मूले पर, जहाँ पर n क्या है यानी इनकी संख्या है, यानी n क्या है? भुजा है, ये भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। 6 माइनस 3 बटे क्या आएगा? 2। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6 गुणे 6 में से 3 गए 3 बटा 2, यानी कितना आया? यानी 3 का 9। कितना है इसका आंसर? ये होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या अपने आप में क्या होगी? 100%। अगर कह रहा है 20% कितना है? 50 है, तो 100% क्या होगा? बताओ क्या होगा? 100% क्या होगा? बताओ 20 में कितना गुणा कर दोगे ये 100% जगह 5 का, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 250। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ये तो सबको पता है, 8 अगस्त। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जेएनपी आप सभी को पता है, जेएनपी। और ये क्या है? यदि दो संख्याओं का लसपा 2069 है, 69 है 79 है, समझ गए? फंस गए? 2079 मसप क्या है? आप सभी को एक पता है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। तो आप इसी पर फॉर्मूले पर रख दो। देखो एक संख्या दे रखा है 189 गुणे दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या मांग लेते हैं x। तो एलसीएम क्या दे रखा है? 2079 गुणे मसप क्या दे रखा है? 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2079 गुणे 27 बटा क्या हो जाएगा? 189। इसको हम काट दें 9 से, 9 दूनी 18, 9 एकने 9, यानी 21 बार में कट गया। 9 से इसको कटे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 एकने 231 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं किससे? 7 से, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, 3 से इसको 11 इसको कर दें, यानी 27 गुणे 11 करो, 11 7 7 11 दूनी 22, 22 7 29, यानी 297। इसका आंसर आएगा 297। ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या करें? कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर जाती है? बताओ। सोडियम। साधारण ताप पर सोडियम है ये, सोडियम नहीं, सोडियम है ये। ठीक है, सोडियम है ये। इसका आंसर ये होगा, सोडियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? मेरे भाई याद रखिएगा, 2024 मतलब 18वीं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव, 18वीं, याद रखिएगा। थोड़ा सा लिखना चाहिए मुझे इसमें। चलो बता, लोकसभा चुनाव जो हुआ था ये अगस्त 2024 में, ये 18वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है, याद रखना है मेरे भाई। ये कुल कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरण में हुए थे ये चुनाव। ठीक है, 7 चरणों में। इसमें कुल मत कितने हुए थे? याद रखिएगा, कुल मत अगर देखा जाए तो कुल मत कितने पड़े थे? 64.64 करोड़ मत पड़े थे, जो कि जो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा से कम पड़े थे। 17वीं लोकसभा से ज़्यादा पड़ा था। अच्छा, 17वीं लोकसभा में कुल कितने मत पड़े थे? 17th लोकसभा में पड़े थे मत 61.4 करोड़ मत पड़े थे, यानी टोटल वोट पड़े थे 64.64 करोड़ 18वीं लोकसभा में। लेकिन 17वीं लोकसभा में 61.4 करोड़ मत पड़े थे, याद रखिएगा। और जो ये इसमें मेल यानी पुरुषों की संख्या कितनी है? मेल संख्या मत जानो, क्योंकि परसेंटेज पूछ सकता है आपसे कि 65.55% कितना पुरुष मतदान हुआ था इसमें, ये 18वें लोकसभा चुनाव में। ठीक है, वहीं पर देखा जाए फीमेल परसेंटेज कितना था? तो याद रखिएगा, फीमेल परसेंटेज था 65.78%। ठीक है, नोटा भी याद रखिएगा, नोटा भी पड़ा था इसमें, नोटा भी था लगभग 1% के, 0.99% लगभग नोटा भी था। ठीक है, नन ऑफ द एबव है ना, नोटा भी किया गया था, याद रखना। अच्छा, आपसे ये पूछ ले जाए कि 18वीं जो लोकसभा चुनाव थी इसमें सर्वाधिक मतदान यानी मैक्सिमम, यहाँ पे पूछ लीजिए मैक्सिमम वोट किस राज्य में पड़े थे, या किस पूरे भारत में सर्वाधिक मतदान कहाँ से हुआ था? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान हुआ था, यानी 84.98%, लगभग समझ लो 100 में 85 आदमी ने वोट करा हुआ था, 85 इंसान ने वोट करा हुआ था लक्षद्वीप में। ओवरऑल की बात किया जाए तो लक्षद्वीप। वहीं पर असम की बात करेंगे तो असम में कितना था? तो 81.87% मतदान हुआ था।
81.87 मतदान, ठीक है। वहीं पर मिनिमम की बात करने लगे हाथ, अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही, तो मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो कितना हुआ था बिहार में, मिनिमम कहाँ पर हुआ था बिहार में 56.28%, ठीक ना, याद रखिएगा। और यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं अंतर आया था, 56.99% था, याद रखिएगा। यानी हमने क्या कहा कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसको 18वीं लोकसभा चुनाव था, ये 2024 में हुआ। कुल कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में, ठीक है। इसमें कुल मत यानी टोटल वोट कितने पड़े थे? तो 64.64 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट किया हुआ था, ठीक है। जनसंख्या कितनी है भारत की? 125 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 17वीं लोकसभा में 61.64 करोड़, वहाँ पर मेल यानी इस बार देखा जाए तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल यानी पुरुषों द्वारा मत कितना था? तो 60.55% वोट पुरुषों द्वारा। वहीं पर महिलाओं का कितना था भागीदारी? 65.78% था, ठीक है। वहीं पर नोटा का भी प्रयोग किया गया था, लगभग 0.99 या लगभग कह लो 1% नोटा का भी प्रयोग कर लिया गया था। और सबसे ज़्यादा वोट लक्षद्वीप में, ओवरऑल पूछा जाए पूरे 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लक्षद्वीप से पड़े थे। कितने थे? लगभग 85%, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो असम में था, ठीक है। अगर राज्यों की बात पूछे, अगर पूछा जाए भारत में 2024 या 18वीं लोकसभा चुनाव में किस राज्य में सर्वाधिक वोट पड़े थे, तो असम में। अगर ओवरऑल पूछ लिया, लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप तो यूटीज है ना। तो अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए पूरे भारत में, न राज्य पूछे न केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तो क्या आएगा? लक्षद्वीप आएगा, ठीक है ना। वहीं पर सबसे कम की बात करोगे तो कहाँ आएगा? बिहार में, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करें, क्लियर हो रहा है आपको? गुड, क्या बात है। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है ये? चार्टर अधिनियम में विचार कीजिए, सही कार्यक्रम कौन सा है? ये बताओ इसका क्या होगा? व्यवस्थित करना है। चार्टर अधिनियम आएगा पहले, या पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, यानी इनका क्रम सेट करना है। देखो क्रम आप लोग लगा ही लेंगे। जैसे आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था मेरे भाई? 1774 में। मुझे लगता है लिख लेना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे छोटा करके लिख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या था? पिट्स, हिंदी में लिख लें, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? ये 1784 में। इसके बाद आपको पता है चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट कुल कितने आए थे? 3 आए थे ना, कि 4 आए थे? 4 आए थे, क्या बात है, गुड। 4 कौन कौन से थे? तो 1793 में एक आया था, उसके बाद कौन था? 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, और 1853 में आया था। याद रखिएगा, हमने क्या कहा? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट कितने थे? 4 थे, 1793, 1813, 1833, 1853। इसके बाद क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, जो कि 1858 में था, ठीक है। 1858, 1857 की क्रांति के बाद आप सभी को पता है कि भारत पर क्या होता है? क्राउन का शासन हो जाता है, ठीक है। क्राउन का शासन ये 1858 का एक्ट आता है। इसके बाद आप सभी को पता है भारत परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि ये आपके लिए कारगर होगा। ये अभी तो आगे भी एग्ज़ाम है ना। ये कुल 3 थे, कौन कौन से थे? 1861 में हुआ था, उसके बाद 1892 में, और उसके बाद कब आया था? ये 1909 का। यानी ये क्या था? भारत परिषद अधिनियम। कौन से 3 थे? 1861 में, 1892 में, और 1909 में। इसके बाद आप सभी को पता है भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम कब आया था मेरे भाई? ये 2 थे, कौन कौन से? एक तो 19 का, 119 का, उसके बाद क्या था? 1935 का। मेरे भाई याद हुआ? ये क्रम याद रखिएगा। हमने क्या कहा? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसके बाद चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कुल कितने आए थे? 4 थे, 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आप सभी को पता है 1857 में क्रांति हो जाती है, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्या हो जाता है कि भारत पे ताज का शासन हो जाता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। भारत परिषद अधिनियम भी आते हैं 3, कौन कौन से? 1861 में आते हैं, उसके बाद 1892 और 1909 में, ठीक है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि 2 था, एक तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? बताओ, सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है कहाँ पर? आप सभी को पता है सर्दी के महीनों में बाढ़ का मतलब सर्दी के महीनों में कहाँ बारिश होती है?
बाढ़ कहाँ से आएगी? बारिश होगी। बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून से क्या होगी? बारिश होती है, ठीक ना। ये देखो भारत है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश कैसे होती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाल से हवाएं, बंगाल से आर्द्रता को उठाते हुए, नमी को उठाकर ये कहाँ गिरा देती हैं? ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में गिराने के बाद ये आगे की ओर चल जाती हैं। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बस हो गया, आज के लिए इतना रखते हैं। बताइएगा साथियों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, और क्या आपके लिए कारगर साबित होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और बताइएगा कैसा लगा, और क्या मुझे आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनका भी मुझे एनालिसिस इसी तरीके से करना चाहिए क्या? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।